नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं जो थ्योरी क्लासेस का जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसके बारे में। अपन ने साहित्य के प्रश्न देख लिए, अब व्याकरण और काव्य शास्त्र के देखेंगे। तो देखिए, दो पद्यांश और गद्यांश आएंगे अपने। पहले पद्यांश आएगा, पद्यांश का अर्थ आना अपने को बहुत ज़रूरी है कि यह समर तो और भी अपवाद है, यानी ये जो युद्ध है ये एक तरह से अपवादी है। चाहता कोई नहीं इसको, ये कुरुक्षेत्र से लिया गया, ध्यान रखना इस बात का। उसको मगर जूझना पड़ता सभी को, यानी सबको ही जूझना पड़ता है। लड़ाई होती है तो कोई युद्ध नहीं चाहता है, परंतु समस्या सबको होती है। शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता, छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यानी स्वत्व छीन रहा हो तो त्याग और तप से काम ले। ये बहुत बड़ा एक तरह से पाप होता है, यानी अपने पर अत्याचार हो रहे हैं और अपन नाम भी नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब अपने में कमजोरी है। यानी यहाँ पर स्वाभिमान पर ठेस पहुँचती है इंसान के, तो वहाँ पर लड़ना बहुत जरूरी होता है। पुण्य है ये विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ, यानी उस हाथ को तू काट देना। युद्ध तो तू निंदे, युद्ध को तू निंदे कहते हो मगर, यानी युद्ध निंदनीय है तुम कहते हो मगर, जब तलक उठ रही चिंगारियां, यानी चारों तरफ से लड़ाई की चिंगारियां उठ रही हैं, और भिन्न स्वार्थ के कुलिस संघर्ष की, यानी संघर्ष की जो चिंगारियां उठ रही हैं, स्वार्थों की संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है, यानी युद्ध तब तक विश्व में बहुत जरूरी है, और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परित्यक्त होना व्यर्थ है, उसके लिए कुछ छोड़ना बहुत ही गलत बात है। तू लड़ता नहीं, तू लड़ता यदि आग ये है, फूटती निश्चय किसी की ब्याज से। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आराम से कर सकते हो कि वाक्यांश में किस समस्या पर विचार किया गया है। तो देखिए, युद्ध की मजबूरी, कोई मजबूरी नहीं, युद्ध की आवश्यकता। अब देखो, एक तो मजबूरी होती है, एक आवश्यकता, एक ज़रूरत होती है और एक अपने को करना ही पड़ता है। करना पड़ता है वहाँ पर मजबूरी होती है, एक आवश्यकता हो जाती है अपने यहाँ पर। तो सही जवाब इसमें ये आ जाएगा। युद्ध कब तक जारी रहेगा? तो युद्ध कब तक जारी रहेगा? जब तक स्वार्थ टकराते होंगे। तो आप इसमें से उत्तर निकाल सकते हो ऊपर वाला पद्यांश में, यानी जब तक स्वार्थ टकराएंगे ना एक दूसरे के, तब तक युद्ध क्या है, जारी रहेगा। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं पंक्ति है ना कि स्वार्थों के कारण, देखिएगा कि भिन्न स्वार्थों से कुलिस संघर्ष की, युद्ध कब तक विश्व में है अनिवार्य है, तो स्वार्थों के कारण ही युद्ध होता है। अब नीचे का प्रश्न है कि प्रस्तुत जो वाक्यांश है इसमें कवि ने किसे पाप कहा है? पाप होता अधिकारहीन होकर के तप तपस्या करने लग जाता है, अधिकारहीन होकर के, यानी युद्ध से मुंह मोड़ लेता है और तपस्या की तरफ चला जाता है। वाक्यांश में जो चिंगारियां शब्द आई वो किसके लिए विशेषण रूप में आई है? तो ये स्वार्थ के लिए विशेषण के रूप में आई हैं। आप पद्यांश पर जाकर के इनके उत्तर निकाल सकते हो। किसके लिए चिंगारियां, किसके लिए हैं? यहाँ पर स्वार्थों के लिए। ये ऊपर है ना, चिंगारियां भिन्न स्वार्थों की कुलिस संघर्ष की। इस प्रकार से आप इसके प्रश्नोत्तर कर सकते हो। अगला गद्यांश है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है। दो दो तीन तीन प्रश्न हर में से पूछे जाएंगे, दोनों में से। आरंभ में मानवतावाद मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करने और महान और उदार आदर्शों से चालित हुआ था। तत्व चिंतकों और साहित्य मनुष्यों के मन में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था, पर व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति तक सीमित होकर रह गई। धीरे धीरे राष्ट्रीयता नामक देवी का जन्म हुआ। यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की उपज थी। हमारे देश में भी नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवता भी जाग आया। दलितों, अधःपतितों और उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया, और साथ ही साथ में राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना में बहुल प्रचार ने एक राष्ट्र के भीतर सुविधा भोगियों और सुविधा के जुटाने वाले दो वर्गों के व्यवधान को बढ़ाने की सहायता पहुंचाई। जिन लोगों के पास में संपत्ति है और जिनके पास में संपत्ति नहीं है, उसका अंतर भयंकर होता है। एक तरफ से विषमता बढ़ती गई और दूसरी तरफ से राष्ट्रीयता की देवी युवावस्था की दहलीज पर पहुंच करके एक ऐसे ईर्ष्यालु रमणी साबित हुई जो सारे परिवार को ही ले डूबती है। और इन विकृत विचारों में के ठाएं ठाएं
2 महायुद्धों के भूपृष्ठ उतार दिए हैं। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप में भयंकर हो उठी है। अब इसका शीर्षक पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न तभी करना जब आप पूरे गद्यांश या पद्यांश को समझ सको, ठीक है ना, वरना गलत करके आओगे देख लेना परीक्षा में। आपको ऐसा लग रहा है कि मानवतावादी राष्ट्रीय भावना पढ़ते आए हैं तो यही हो रहा, राष्ट्रवादी भावना वगैरह, राष्ट्रीय भावना की विधिवत मानवता से राष्ट्रीयता की ओर सोच भी नहीं सकता विद्यार्थी कि ये इसका शीर्षक हो सकता है। आई थिंक ऐसा प्रश्न हो सके तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 प्रश्न छोड़ने भी बहुत जरूरी है, कभी 150 मत टिका देना, वरना तो वैसे ही बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को तभी करना जब आप पूरा पद्यांश समझ लो, या फिर पूरा एकदम ईजी सा कोई पद्यांश या गद्यांश आ जाए, तभी करना अपन को। संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकलता है कि राष्ट्रीयता से मानवता की भावना को कुचल दिया जाता है, यही निकलता है। मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या होता है? मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत मानवता को शोषण और बंधन से मुक्ति प्रदान करना। राष्ट्रीयता का जन्म कैसे होता है? राष्ट्रीयता का जन्म होता है जब उदार मानवता एक राष्ट्र की परिधि से सीमित हो। ये तो आप गद्यांश होता है, उसमें से आप आराम से निकाल लोगे। अब ऊपर जा जाके उन पंक्तियों में मिलाएंगे तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में ध्यान देने योग्य प्रश्न है कि उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। उपसर्ग की दृष्टि से करना है अपन को, परंतु इस प्रश्न को घुमाया बहुत शानदार तरीके से। समजोड़ घात जोड़ इक, समजोड़ वेग जोड़ इक, समजोड़ सार जोड़ इक। यहाँ पर सम आगे कोई मतलब ही नहीं है, रिक हो गया, समर जोड़ इक होता है इसका सही, यानी इसमें कोई उपसर्ग है ही नहीं, सीधा सीधा प्रत्यय है। परंतु ध्यान देना, ये वैसे देखा जाए तो नॉर्मल वे का प्रश्न है, परंतु परीक्षा हॉल में दबाव होता है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है, तो अपना ये ऐसा प्रश्न भी गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान से धीरे धीरे पढ़ पढ़ करके दे देना। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? ये प्रत्यय उपसर्ग दिखने में बहुत आसान होते हैं, और वैसे होते भी रियल में आसान ही है, परंतु कभी कभी कुछ शब्द इसमें ऐसे आ जाते हैं कि अपन सोच भी नहीं सकते। अब इसमें बहुत से विद्यार्थियों को तो ये नहीं पता होता है कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, कर्दंत और तद्धित दो होते हैं, एक तो क्रिया से बनता है, एक संज्ञा सर्वनाम विशेषण से। तो इसमें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय अपन को पूछा है, तो ये कड़वा है टाना, ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, संबंधवाचक नहीं है, इसमें कोई संबंध नहीं बन रहा है, ठीक है। किस विकल्प में यानी समास की दृष्टि सुमेलित नहीं है? अच्छे प्रश्न बनाए सारी की सारी। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हवन कुंड, हवन के लिए कुंड, रोगी चर्या, रोग की चर्या, या सौर का मंडल, हो गया ना अलग अलग, सूर्य का मंडल, सौर का मंडल। अब ऊपर वालों में ध्यान देना, लोक का लोकोत्तर, लोक का उत्तर, गुणों का अतीत, क्रम का आगत, जन्म से अंधा यानी जन्म का अंधा, इस प्रकार से लोक से इतर, ऐसे सभी में मतलब कौन सा सही निकल रहा है, कौन सा इसे, नीति में पूर्ण, सिर में दर्द, गंगा में स्नान, वाक में पटु, सभी में आ रहा है, ऋषि की कन्या, दीप की शिखा, प्रेम में उपहार, कन्या का दान। तो काके की ये संबंध वाला आ रहा ना, ये ध्यान देना। अब विलोम शब्द की दृष्टि से तो आप आराम से कर दोगे, परंतु ध्यान रखना विलोम भी, इनको भी एक एक बार सुबह सुबह क्या है कि आज से एक रूटीन बना लो, एक रीडिंग मार दिया करो इनके, वरना रटने से ये याद नहीं होने वाली चीज़ है। कृष का पुष्ट, विराट का शुद्र, और उत्तेजन का प्रशमन, भिज्ञ अनभिज्ञ। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची है? नहीं, यानी इसमें पर्यायी नहीं पूछे अपन को। मेघावी, गिरा, महाश्वेता, कादम्बरी, क्षमा, विभा, सरवरी मतलब रात्रि, सौदामिनी, चपला मतलब बिजली, ये भेंक, शार्दूल, दादुर, पुंगव, यहाँ पर दरदूर, पुंगव, ये सारे के सारे अलग अलग हैं, यानी ये इसमें भिन्न है। अब अगला अच्छा प्रश्न है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड पूछते हैं ना, वो अनुचित प्रयोग किस विकल्प में? ग्रहण करने, पकड़ने की इच्छा, जिघंक्षा। वह राज के धन जो किसानों को सहायता प्रदान किया जाता है, तकावी। दक्षिण और पश्चिम की जो भूमि होती है वो नेत्रेय, वो भी सही है। सोने के समान चोटियों वाला पहाड़, हिमाद्री, हेमकूट होना चाहिए, हिमाद्री तो हिम का मतलब बर्फ हो गया ना, ये भी अच्छा प्रश्न है। पुष्कर जलाशय, पुष्कर भिक्षा, व्याध शिकारी, व्याधि रोग, षष्ठी 60, षष्ठी 8। अब बालक, ब्लाक मेंढक और ब्लाहक बादल उल्टा दे दिया है। सारंग
में मतलब हंस को नहीं कहा जाता है, वहाँ पर मोर होता तो चलता। सारंग हाथी को भी, हिरण को भी, भौरे को, सबको बोलते हैं। ये अच्छा प्रश्न है। ये बहुत बार देखो, एक तो ये शुश्रूषा शब्द, एक ये मुहूर्त शब्द, ये तो अक्सर सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि मुहूर्त कैसे लिखा जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, शुश्रूषा पर मुहूर्त पर। शुश्रूषा में सु ये छोटा है, श्रू बड़ा है, फिर ये वाला स है, फिर मुहूर्त में मुंह छोटा है, हु बड़ा है, ऊपर है। अब यहाँ पर विद्यार्थी ये कंफ्यूज होता है कि कैलाश शब्द देखने में अपन कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं कैलाश, जबकि ये ध्यान दीजिएगा गलत होता है ये कैलाश। परंतु अपन नाम लिखते हैं ना किसी का, तब ये शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम में अपन ये चलता है। लेकिन वैसे ये कैलाश सही है। कैलाश, लाश का मतलब होता है नृत्य, यानी भगवान शिव ने कैलाश पर्वत में क्या है कि लास्य नृत्य किया था, वहां से ये शब्द निकला है। अच्छा प्रश्न है, इसमें लिखा है किस विकल्प में सही संधि हुई है। बढ़िया प्रश्न है। अब देखो, गुरु उपदेश में गुरु हमेशा छोटा होता है, कभी बड़ा नहीं होता है। इसमें चित्त में आभास अलंत लगाना चाहिए था, फिर इसमें अलंत लगा दिया तो यहाँ पर सामने कोई स्वर वगैरह नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। अब ये जो पौराणिक के स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं ना, वो ध्यान दीजिएगा बड़ी आती है इसमें। जैसे सीता होता है, गीता होता है, मही होता है, फणी होता है, ये सारे शब्द होते हैं ना, जैसे वो सारे के सारे में बड़ी ई की मात्रा आती है, तो मही एक स्त्रीलिंग शब्द ही है। अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। मैंने ये घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। अब देखो इसमें वह क्रोध में भरकर, भरकर वह कोई लोटा थोड़ी था, वो क्रोध में क्या भरेगा, क्रोध हो गया ठीक है, क्रोध में भरकर मतलब गुब्बार आ गया अगले के। वहाँ बहुत से लोग बेहाल अवस्था में थे। अवस्था की जरूरत कहाँ, बेहाल थे, बेहाल पड़े थे। बेहाल होते हैं तो अवस्था तो वैसे ही बेकार हो जाती है। दोनों भाई परस्पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। दोनों भाई परस्पर एक दूसरे पर, दोनों भाई एक दूसरे पर, यहाँ पर परस्पर परस्पर ये फालतू के शब्द डाल देते हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से डालने भी पड़ते हैं शब्द की, इनकी बात भी सही है। अगला अच्छा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के पत्र। ये पत्रों वाले प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए भैया, बहुत ही शानदार तरीके से बताए गए हैं आपको। अर्थशास्त्र के पत्र तब लिखा जाता है जब लिखने वाला अधिकारी सामने वाले अधिकारी को व्यक्तिगत जानता है, बिल्कुल सही बात है। प्रारूप में बाईं ओर से इस पर प्रेषक का नाम होता है, उसके नीचे उसके पदनाम का प्रयोग होता है। पत्र के अंत में अधोलिखित में दाहिने ओर से बहुदिय के स्थान पर आपका शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर पत्रांक के नीचे बाईं ओर प्रेषक अधिकारी अपना पूरा पता नहीं, सिर्फ आपका और अपना साइन कर देता, कोई पूरा पता वहाँ पर कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं दे रहा उसको। कोई भी संस्था या फिर कोई व्यक्ति होता है या फिर किसी विषय या किसी बैठक में जो भी निर्णय लेता है उसके माध्यम से सर्वमान्य तक पहुंचाया जाता है। तो विज्ञप्ति आती है ना समाचार पत्रों में, देख लेना अखबार खोल के, काम की चीज तो देखते नहीं हैं। रेडियो समाचार पत्र वाला अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या है कि संगत नहीं पूछा अपन को। रेडियो समाचार पत्र कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस टाइप किया जाना चाहिए। ये आप वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पूरा याद समझ में आ जाएगा। बड़ी संख्याओं को सदैव शब्दों में लिखना चाहिए, जैसे 9999 ऐसे। ये नहीं है कि 9 ऐसे ऐसे डाल दे, ये वाला गलत होता है ये सिस्टम। 9000 ऐसे लिखना चाहिए। रेडियो समाचार को फिर कठिन शब्दों को, संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी वर्जित है। जैसे जयपुर नगर निगम, जय पे पे लगा दिया, न लगा दिया तो अगले की समझ में नहीं आया, वरना पूरा लिखना चाहिए जयपुर नगर निगम, जय न ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना चाहिए, ये कहना चाहता है। अगला है कि श्रोताओं के लिए समय का फ्रेम तीनों कालों की प्रयुक्त किया जाना चाहिए। ना तीनों कालों के लिए आवश्यकता इसमें नहीं है। इंटरनेट पत्रकारिता का अच्छा प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 में हुई। 2003 में दूसरा चरण था। ये तहलका.com ये नहीं था इसमें। इसकी शुरुआत तो तहलका.com से मानी जाती, विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत तहलका.com से मानी जाती है। जबकि प्रभास साक्षी नाम करके एक समाचार पत्र था पहला, वो था इंटरनेट समाचार पत्र। ठीक है। कविता वाला अच्छा प्रश्न है कि कविता एक अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है। शब्दों से तो कविता बनती है। कहानी में रोचकता अंत तक बनी रहनी चाहिए। यह रोचकता किस कारण से बनती है, तो ये द्वंद्व कारण से बनती है। मैंने कहानी कविता ये बनाए थे ना, बताए थे आपको सारी चीजें। रिपोर्टाज के आवश्यक गुण होता है संवेदनशील होना, बहुत जरूरी होता है। यानी रिपोर्टाज में लेखक के अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं, अपने विचार लिखने भी जरूरी है। ज्ञानोदय पत्रिका ने किस विधा की समृद्धि में सर्वाधिक योगदान दिया। ज्ञानोदय पत्रिका ने डायरी विधा के लिए सर्वाधिक योगदान दिया। अच्छी पत्रिका है ये। अच्छा प्रश्न है कि जो किसी विचारधारा या फिर किसी खास मुद्दे पर उठा करके
उसके पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाता है तो वो एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। यानी कोई भी ऐसा काम होता है जहाँ पर उसको अनियमितता गड़बड़ी दिखाई देती है तो उस मुद्दे को वो तुरंत उठा देता है और अपना जनमत तैयार करता है। वॉचडॉग पत्रकारिता जो सरकारी कामकाज की निगरानी करती है। डायरी लेखन के संबंध में असत्य कथन है। डायरी लेखन आत्मकथात्मक भावपूर्ण गद्य विधा है, सही है। डायरी लेखन में समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति मिलती है, सही है। डायरी इसमें सभी लेखन विधियों को स्पर्श करती है। डायरी साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन नहीं रहती है। ऐसे छोटे छोटे शब्द पकड़ने पड़ेंगे परीक्षा में। अब की बार तो खतरनाक ही मुहावरा पूछ लिया है कि नाक पर सुपारी तोड़ना। नाक के ऊपर सुपारी तोड़ना का मतलब होता है बहुत परेशान करना, और नाक से सुपारी फोड़ना का मतलब होता है असंभव कार्य कर देना। अब देखो, नाक पर सुपारी, यहाँ पर शब्द लगाया, अपन इसको पढ़ते हैं परीक्षा में, नाक से सुपारी तोड़ना मतलब असंभव काम है, उल्टा ही हो जाएगा ना। जबकि परेशान होता है ना, नाक से सुपारी फोड़ेगा तो परेशान तो करेगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है कि बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। उपयुक्त पंक्तियों में निहित शब्द शक्ति कौन सी है? तो इसमें साध्य वासना लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। मतलब यहाँ पर जब किसी पद में केवल उपमान के द्वारा अभेद बता करके वहाँ पर साधना या फिर साध्य वासना लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हैं वो सोल्व करोगे तभी जा करके देखो अपना नंबर बन सकता है। या फिर ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना अगर ना आए तो जबरदस्ती मत करना आप, क्योंकि शब्द शक्ति वाला टॉपिक हर एक के बस की बात नहीं होता है। जिसको रस अलंकार वगैरह वो अच्छे से आते हैं ना, वो तो इनके अर्थ वगैरह निकाल करके सही कर देते हैं, अन्यथा तुक्के मार सकते हैं, इसमें कोई आनाजानी नहीं है। प्रीतम की यह रीत सीखी मोपे कहीं न जाए, झिझकत हूँ डींग ही रहत पलने वियोग सुहाय। पंक्तियों में निहित शब्द शक्ति आर्थी व्यंजना। अब देखिए आर्थी व्यंजना होती क्या है, यानी किसी पद में व्यंजना का प्रभाव शब्द के ऊपर निर्भर नहीं होकर के अर्थ पर निर्भर रहता ना, वहां पर होती है। तो यहाँ पर जो प्रीतम की ये रीत सीखी, इसमें मतलब क्या है इसका, इसमें नायिका ये कहनी चाहती है, नायिका ने ये व्यंग्यार्थ ये है कि नायिका रूपवती है, नायक उसमें अत्यधिक आसक्त हो जाता है। प्रीतम की ये रीत सीखी मोह पर कहीं न जाए, यानी नायिका कहती है कि मैं तो रूपवती हूँ परंतु नायक उस पर अत्यधिक आसक्त है। यहाँ पर अर्थ व्यंजना इसलिए कि झिझकता है वो उसको कहने के लिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, है ना, आई लाइक यू ऐसे बोलते हैं ना आजकल तो। परंतु वो क्या है कि पौराणिक काल की बात चल रही है, आजकल वाले वो शब्द शक्ति वाले प्रेम की बात नहीं चल रही उसकी। तो यहाँ पर झिझकते हैं डींग आदि शब्द आते हैं, इस कारण पर्यायवाची शब्द भी रख दिए जाएं तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ बन जाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति मानी जाती है, आर्थी व्यंजना मानी गई है। अब देखिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। इसमें देखिएगा क्या है कि अलंकार की दृष्टि से असंगत कथन कौन सा है। तो पुलिस कठोर सुन्नत कटुबानी बिलखत लखन सिए सबरानी, इसमें रूपक अलंकार नहीं है। वैसे देखिए नीचे वाले में हरिमुखी आली किंदो उमंगे उमंग, यानी मतलब संदेह अलंकार है इसमें साहब है। सठ सुधरही सत्संगति पाई पारस परसी कुधातु सुहाई, मतलब दृष्टांत यानी एक का उदाहरण दे दिया गया है। फिर है कि बहुरी शक्र समय बिनवो तेही संततः सुरानिक हित जोही, यानी इसमें यहाँ पर श्लेष अलंकार है वो दे दिया गया है। तो ये अलंकार भी आपको अगर ढंग से आते हैं तो भी इन प्रश्नों के हाथ डालने की कोशिश करना, वरना क्या है कि ऐसे प्रश्न अपने लिए बहुत ही घातक हो जाते हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न है अपने सामने कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई हैं झुके कुलसो जल प्रसन्न हुए हिली मनहु सराय है। या फिर इन उदाहरणों को एक काम ये भी आप कर सकते हो, अगर आपके अलंकार मान लो समझ में नहीं आ रहा है, होता है ऐसा टॉपिक, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको ये करना है कि इनको बार बार पढ़ते रहना। आएगा परीक्षा में इन्हीं उदाहरणों में से, ये इन्हीं दोहों में से, ताकि आप बार बार पढ़ोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, चाहे अर्थ आपको आए ना आए, आपका प्रश्न सही होना चाहिए परीक्षा में। फिर वहाँ पर आगे आपको कोई नहीं पूछेगा भाई साहब इसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई मतलब नहीं, बस इसको बार बार पढ़ते रहो। जिन विद्यार्थियों में नहीं समझ में आता मैं तो उनको यही शिक्षा देता हूँ कि भैया इनको बार बार पढ़ लो। क्या पता बार बार पढ़ने से भी कई बार क्या होता है, विद्यार्थी खुद ब खुद समझ में आ जाती है वो चीज़ें। कोई बताता है तो नहीं समझ में आती है, लेकिन बार बार पढ़ने से भी कोई चीज़ें अपने ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाती हैं।
है ना। करते करते अभ्यास जड़ मत हो सुजान, तो बस सीधी सी बात है, अभ्यास क्या करो, ये दोहे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो इसमें देखिएगा फलोत्प्रेक्षा, परंतु फलोत्प्रेक्षा एक्चुअल में होता क्या है ये बता देता हूँ। जब किसी पद में एफल में फल की संभावना कर ली जाती है ना, यानी कल्पना कर ली जाती है, अर्थात फल नहीं होने पर भी फल के रूप में उसमें कल्पना की जाती है, वो फलोत्प्रेक्षा होती है। तो अब इस अर्थ का मतलब, इस दोहे का मतलब है कि तरनी तरनुजा तरतमाल, यहाँ पर वृक्ष के रूप में स्वाभाविक रूप से यमुना के जल की ओर झुके हुए हैं कि तरनी तनुजा तरतमाल तरुवर बहुए छाए हैं। पर यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि जो जल स्पर्श के, यानी जल के स्पर्श करेंगे यमुना के जल को वो पेड़, तो फल के लिए वो पेड़ क्या है, झुके हुए हैं। इस प्रकार एफल में भी क्या है कि फल की संभावना का कारण किया गया है, यानी कल्पना की गई है, इस कारण फलोत्प्रेक्षा है। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न ना अपने परीक्षा में गलत नहीं होने चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। इनको बार बार आप लोग पढ़ते रहिएगा, बार बार पढ़ते रहोगे तो ये आपके उदाहरण वगैरह आराम से याद हो जाएंगे। अन्यथा तो ये अलंकार वाला टॉपिक भी थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, बहुत से विद्यार्थियों को बड़ी समस्या रहती है इस टॉपिक में। अगला प्रश्न देखते हैं कि उल्लाला छंद के बारे में, यानी उल्लाला छंद का क्या क्या नियम है। उल्लाला अर्धसमात्रिक छंद है, ठीक है। उल्लाला की विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13। विषम चरणों का सदैव तुक मिलता है, जबकि इसमें तुक हमेशा सम चरणों में ही मिलता है, ये ध्यान में रखना बस। और इसके सम चरणों के अंत में एक लघु गुरु वर्ण पाया जाता है, ये बात तो सही है, बल्कि तुक वाली बात है ना वो सम चरणों में होती है, न कि विषम में। अब ये प्रश्न ऐसा है कि आपको सब कुछ आ रहा ना उल्लाला के बारे में। उल्लाला की 3-4 ही विशेषताएं, छंद तो आसान आप कर लोगे। ये अर्धसमात्रिक छंद होता है, विषम चरणों में 15, उसम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, और तुक सदैव सम चरणों में होता है। और कोई उदाहरण आप याद रख सकते हो, जैसे मेरे तो वैसे रटते रटते कंठस्थ होगा है कि हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। ऐसे आपके भी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बहुत ही शानदार प्रश्न है कि हरिगीति का छंद है ना, उसके बारे में अपन को पूछा है। तो देखिएगा हरिगीति का छंद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो अपन देखते हैं। इसमें एक पद्य दिया गया है। तो हरिगीति का जो छंद है उसमें 28 मात्राएं होती हैं। तो ये आप मात्राएं गिन सकते हो कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव ने, नाथ उतरई चाहे, पंक्ति में निहित छंद है। तो ये आप मात्राएं गिनोगे तो 28 होंगी, और 16 और 12 पर यति हो जाएगी। अब ये गुण है, तो गुण तो एकदम आसान होता है। गुण और रीति सबसे आसान होते हैं काव्य शास्त्र में। कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3 है, जैसी संगति बैठाइए तेसो ही फल देना प्रसाद गुण है। आराम से जो अर्थ समझ में आ जाए, माथा पच्ची नहीं करनी पड़े। अब अपन चलते हैं आगे। देखिए, सामने टिकते नहीं गजराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का है ब्याल है, मेरी बाहों में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। पंक्तियों में अनुभाव कौन सा है, तो इसमें अनुभाव आप लोगों को पता है 4 होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ठीक है। तो इसमें वाचिक बताया, वाचिक का मतलब होता है कि मुख से बोलकर कही जाने वाली बातें, यानी इसमें मुख से बोलकर जो बातें कही जाएंगी वो क्या कहलाएगा, वाचिक अनुभाव कहलाएगा। अब आगे देखिएगा, ये प्रश्न आ जाए तो आपको अच्छी तरीके से अगर रस हैं और उनके संचारी भाव हैं, उन सभी का अगर पता होना तो ही हाथ डालना, अन्यथा ऐसे प्रश्नों की मैं शिक्षा नहीं देता आपको कि आप लोग ऐसे प्रश्न करें। लोग कह सकते हैं आपको कि आप कर सकते हो, आपको आते हैं, वो परीक्षा है, आपकी लाइफ का सवाल है। ऐसे प्रश्नों को हाथ मत डालना, आई थिंक आप गलत करके आओगे। अगर आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो ही करें, अन्यथा ऐसे प्रश्नों को हाथ न डालें। देखो, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छीन, गर्भ करे क्या इतना। पंक्तियों में निहित संसारी भावों का सुसंगत युग में, यानी विबोध, मति, धरती, ये अलग अलग दे दिए हैं। इन सभी का अगर आप लोगों को पता है तो ही आप इसको करना, अन्यथा इन प्रश्नों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आधे से ज़्यादा को तो ये नहीं पता कि विबोध क्या होता है, धरती क्या होती है, मति क्या होती है। अब इनका अगर पता होता है ना तो ही अपन को इन प्रश्नों को करना है, अन्यथा ऐसे प्रश्नों के हाथ डालने से कोई मतलब नहीं होता है। तो अब देखिएगा आप लोग, जैसे मति जो होता है ना, यह मति किसके लिए आता है,
मतलब मरणासन स्थिति में हो जाता, उसके रूप में इसको कहा जाता, मति बुद्धि के लिए जिसमें प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से जो धरती होती है, धरती का मतलब यहाँ पर मतलब धैर्य धारण करने से उससे लगाया जाता है इसमें कि मुझसे राज्य खेद नहीं है, राम भरत में भेद नहीं है, धरती। इस प्रकार से इनके अगर आपको अर्थ निकालने आते हैं तो ही आप इन प्रश्नों को करना, अन्यथा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें देखो, अब इसमें अगले में अपन को पूछा है, रसी पूछ लिया है कि लीनो उखारी पहाड़ विशाल, चलियो ते ही काल विलंब न आयो, मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को वेग ले जाइए, तो आराम से आप कर दोगे। अद्भुत रस है, इसका भी अद्भुत रस अगर आपको अच्छी तरीके से रस का पता है ना, तो ही आप लोग इसको करना, अन्यथा तो इसको भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपको नहीं आता हो तो आप कहीं पर रौद्र कर दो, विभत्स कर दो, कुछ और कर दो, क्योंकि दोहे का अर्थ सटीक निकालना आएगा तो ही आपका ये प्रश्न सही हो पाएगा। शब्दार्थ सेतु वक्र कवि व्यापार शालिनी, यह काव्य के लक्षण प्रस्तुत करने कुंतक के द्वारा दी गई परिभाषा है। आप उस वीडियो के माध्यम से इसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। अब काव्य तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः कह करके संस्कृत के किस आचार्य ने प्रतिभा के काव्य का हेतु माना है, तो भामह के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। ज्ञान और यश काव्य के प्रयोजन, काव्य के प्रयोजन वाला अपन ने टॉपिक पढ़ा था ना, उस काव्य के प्रयोजन में कि किसने क्या क्या बताया था, काव्य के प्रयोजन के समय ये बातें मैंने आपको बतलाई थी। तो ये दंडी के द्वारा बताया गया है कि ज्ञान और यश के कारण ही व्यक्ति होता है वो काव्य लिखता है। काव्य का प्रयोजन अपन ने किया था, उसमें आप लोग कर सकते हो। जिस प्रकार से पिछली बार ये जो काव्य प्रयोजन वाला जो प्रश्न आया था, उसमें सर ने यहाँ पर सिर्फ यही बताता है कि किसने या किस संस्कृत आचार्य ने 6 प्रयोजन बताए हैं, जिसमें यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार है, अनिष्ट वगैरह, वो मैंने आपको सारी बताई थी। अब देखिएगा, विभावादि को अपने प्राय की भावना से मुक्त होना, ये मैंने आपको बताया था। ये साधारणीकरण में विश्वनाथ के द्वारा दी गई परिभाषा है। साधारणीकरण वाला छोटा सा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आराम से सही होने वाले प्रश्न होते हैं। अब रस निष्पत्ति के संबंध में असत्य कथन अपन को छांटना है। ये अच्छा प्रश्न है, ये भी अपन का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सही तरीके का प्रश्न है। कि इसमें क्या है कि देखिए, आचार्य शंकुक ने चित्र तुरंग और न्याय सिद्धांत के आधार पर ही निष्पत्ति की व्याख्या की है, बिल्कुल सही है। भट्ट नायक ने भोजक भोज्य होते हैं ना, भट्ट नायक का आरोपवाद, भट्ट लोलट का होता है आरोपवाद, भट्ट नायक होता है उसका भुक्तिवाद है। तो भोजक और भोजन संबंधी में बताया, भोज्य और भोजन में भट्ट लोलट का सिद्धांत कपिल मुनि के सांख्य दर्शन पर आधारित नहीं है, यही इसमें गलत है। यह है मीमांसा दर्शन पर आधारित, बल्कि सांख्य दर्शन पर तो अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद है ना, इस भट्ट नायक का भुक्तिवाद जो है वो है सांख्य दर्शन पर आधारित। अभिनवगुप्त ने संयोग अर्थ में व्यंग्य व्यंजक के संबंध में बताया। तो इसमें आपको मैं बता दूं, रस सिद्धांत में 4 ही आचार्य हैं। पहले हैं भट्ट लोलट, जिनने उत्पत्ति आरोपवाद मीमांसा दर्शन, आचार्य शंकुक ने दिया है अनुमतिवाद, जिनका दर्शन है न्याय दर्शन। तीसरे हैं भट्ट नायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन, और अभिनवगुप्त का है अभिव्यक्तिवाद, तो जो है चौथे शैव दर्शन के रूप में माने जाते हैं। यह प्रश्न एक पक्का परीक्षा में पूछा जाएगा, इसका वाद वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं। चित्र तुरंग है, ये शंकु के द्वारा दिया गया, कई बार तो ये सीधा सीधा ही पूछते हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हो और आराम से सही भी हो सकते हैं। रस के स्वरूप के संबंध में असंगत कथन पूछा अपन को। रसास्वादन के लिए स्वाद व उद्रेक होना बहुत ही जरूरी है, सही बात है। रस में प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य ज्ञान के साधन की अपेक्षा नहीं की जाती है। काव्यानंद जो होता है वो ब्रह्मानंद के सविकल्प तथा निर्विकल्प समाधि का होता है। अब आगे दिया है कि रस दशा में पहुंचने पर आस्वाद और आस्वाद्य एक नहीं हो पाते हैं, अर्थात विषय और विषय में अंतर हो जाता है। ये वाला इसमें ऑप्शन है गलत है। अगर विश्वनाथ जो हैं साहित्य दर्पण में लिखा है कि वाक्य रसात्मक काव्यम कहकर के जिन्होंने पुकारा है, उन्होंने ये बताया रस स्वतोद्रेक है, रस अखंड है, रस स्वप्रकाशानंद है, रस चिन्मय है, रस वेदना स्पर्श शून्य है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, रस स्वकार आदि से भिन्न है। तो ठीक है, इस प्रकार से ये 4, 5, 8 उन्होंने बिंदु बताए थे। ध्वनि के संबंध में असत्य कथन तो आराम से छांटे लोगे कि ध्वनि के तारतम्य के आधार पर आनंदवर्धन जो हैं उनने ध्वनि के वेद के ध्वनि काव्य, उत्तम काव्य, गणीभूत काव्य, उत्तम काव्य, चित्र काव्य, जिसको मतलब अधम काव्य भी कह सकते हैं, फिर मध्यम काव्य भी हो सकता है। ये उत्तम
हो जाएगा, ये मध्यम हो जाएगा, ये अधम हो जाएगा, ये उत्तमोत्तम हो जाएगा, ये उत्तम हो जाएगा, तो ये मध्यम हो जाएगा। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का अधिकांश रहता है, इसमें कम थोड़ी व्यंजना शब्द शक्ति इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। और ध्वनि का मतलब व्यंजना से होता है, जैसे व्याकरण के स्फोटवाद से। आचार्य मोहम्मद को ध्वनि प्रतिष्ठित प्रधान आचार्य बिल्कुल माना है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब अगला देखिएगा आप लोग, 51 वेद माने मोहम्मद ने ध्वनि के। फिर ये गलत है कि जिस काव्य में वाच्यार्थ का स्पष्ट बोध होने के बाद में व्यंग्यार्थ प्रकट होता है वहाँ पर संलक्षणा ध्वनि पाई जाती है। बिल्कुल गलत है। संलक्षणा और असंलक्षणा ये दो प्रकार की भेद भी माने हैं। अभिधा मूला लक्षणा जिसको बोलते हैं, या फिर लक्षणा मूला ध्वनि के रूप में। जिस ध्वनि में वाच्यार्थ अपना पूर्ण तिरोभाव न कर अपना अर्थ रखते हुए भी अन्य अर्थ में संक्रमण करता है वहाँ पर अर्थन्यास संक्रमित वाच्य ध्वनि पाई जाती है। यह कथन भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, वक्रोक्ति के संबंध में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वक्रोक्ति एक साधारण प्रणाली है जो अलंकार असंगत कथन पूछा है इसमें, ये ध्यान रखना, नहीं और असंगत वाला, अलंकार ये न होकर के अलंकार है। वक्रोक्ति आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं। पद परार्ध, पद पूर्वार्ध है, वो सारे के सारे है ना। 6 भेदों में वर्ण विन्यास वक्रता प्रथम भेद है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने, ये अच्छा प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान नहीं कहा है, ये आचार्य शुक्ल के द्वारा कही गई बात है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जो पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद है ना, ये आपका अभिव्यंजनावाद नहीं है, हमारे आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत है, उसका आपने पाश्चात्य सिद्धांत से विलायती उत्थान कर दिया, यानी उसको बदल दिया, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। गुस्सा आ गया शुक्ल को तो उल्टा टिका दिया। अरस्तु वाला बिल्कुल आसान सा है, असंगत कथन। अरस्तु का अनुकरण शुद्ध प्रतिकृति नहीं बल्कि भावना में यानी कल्पना में अनुकरण करना है, यानी जैसे अपन किसी शेर को देखते हैं, किसी चीज़ को टीवी वगैरह में देखते हैं तो अपन को अच्छा लगता है। अरस्तु के अनुसार है कलाकृति मानव जीवन के विशेष पक्ष का अनुकरण करती है, सामान्य पक्ष का नहीं, ये बात गलत है। अरस्तु के अनुसार इतिहास मूर्त विशेष तथा व्यापक है, जबकि काव्य अमूर्त सामान्य तथा व्यापक है। अरस्तु ने आत्म तत्व कल्पना तत्व को स्वीकार करते हुए भी वस्तु की तत्व को प्रधानता दी है। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न ऐसे अच्छा है, इसमें ऑप्शन बड़े बड़े बना दिए सर ने, इसलिए ये अपना गलत हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर। लॉन्जाइंस वाला बिल्कुल सही है। आसान सा प्रश्न है कि लॉन्जाइंस ने उदात्त तत्व की विवेचना करते हुए 5 तत्व बताए थे, तो उन्हीं 5 तत्वों में से अपन को बताना है। तो देखिए 5 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण माना है विचारों की भव्यता, यानी उन्होंने उदात्त विचार, उदात्त भावों का चित्रण, अलंकार नियोजन, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान, तो सबसे महत्वपूर्ण यही माना है। हिंदी साहित्य मनोविश्लेषवादी साहित्यकार नहीं है, ये अपन कर चुके हैं। नागार्जुन नहीं है, नागार्जुन आंचलिक उपन्यासकार हैं, प्रगतिवाद के मुख्य आधार स्तंभ माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। वैसे प्रगतिवाद का आदि प्रवर्तक कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो वाकई ही अच्छा लगेगा। ध्यान रखना, प्रगतिवाद का मैंने आदि प्रवर्तक पूछा है, आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिए कमेंट में। अब एक बात इतनी कहना चाहूँगा कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रहें, हो सकता है उतना फ़ोन को बंद रखें, अपने मुख्य पुस्तकें हैं वो पढ़ते रहें। अगर किसी को फर्स्ट ग्रेड के लिए एमए पोर्शन वाला अच्छा कंटेंट नहीं मिला है तो हमारी मधुरिमा जो पुस्तक है वो आप बाय डाक मंगवा सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आप सभी को पता ही है वैसे, 99289047 और 82 पे व्हाट्सअप करके आप वो पुस्तक मंगा सकते हो। आप किसी मित्र ने वो पुस्तक पढ़ी है तो उसे पूछ सकते हो पहले कि ये किताब कैसी है। वाकई आपके वो अरस्तु अनुकरण सिद्धांत वाले वो किसी भी प्रकार के हैं वो गलत नहीं होंगे। बिहारी के दोहे वगैरह हैं, मनोविश्लेषणवाद वगैरह है, जो भी है वो सारा का सारा उसमें आपको कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब वीडियो, मोबाइल फ़ोन, फ्रेंडशिप वगैरह, दोस्ती, सबको महीने 20 दिन के लिए आप भूल जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ज़्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।